दोस्तों, बीजेपी की एक महिला नेता अपने बेटे की शादी झूठ बोलकर एक लड़की से करवा दी कि मेरा बेटा एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों के बाद लड़की को पता चला लड़के की सच्चाई। उसके बाद लड़की के होश उड़ गए। आइए जानते हैं कि आखिर पूरी सच्चाई क्या थी। पर इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर की। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक परिवार में एक लड़की रहा करती थी। उसके माता पिता उस लड़की के लिए रिश्ता ढूंढते हैं। अब नागदाग शहर में ही एक लड़का मिल जाता है। लड़के की जो माँ थी वो बीजेपी पार्टी की कार्यकर्ता थी और उस महिला का नाम होता है बबीता रघुवंशी। बबीता रघुवंशी का ही बेटा आदित्य रघुवंशी से उस लड़की की शादी फिक्स होती है। दोनों परिवार वाले इकट्ठा होते हैं, बातचीत होती है, लेन देन सभी की बातचीत हो जाती है। जब लड़के का बायोडाटा पूछा जाता है, लड़के वाले कहते हैं कि लड़का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, अच्छा खासा उसका बिजनेस चल रहा है। अब जब इतना लड़की वाले सुनते हैं तो लड़की वालों को भी यकीन हो जाता है, क्योंकि लड़के की जो माँ थी वो खुद एक बीजेपी की बहुत बड़ी कार्यकर्ता थी। और आप सभी तो जानते ही हैं कि अभी हमारे देश में बीजेपी का कितना बड़ा बोलबाला चल रहा है। लड़की वाले यकीन कर लेते हैं, वो लोग ज्यादा छानबीन नहीं करते हैं और शादी की तारीख भी रख दी जाती है। 13 जनवरी 2024 की शादी की तारीख रखी जाती है। उसके बाद से ही लड़की वाले और लड़के वाले शादी की तैयारियों में बिजी हो जाते हैं। 13 जनवरी 2024 का दिन आ जाता है। बड़े ही धूमधाम से दोनों की शादी होती है। दुल्हन विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में जाने के बाद वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगता है लड़की को। हर चीज स्टार्टिंग में अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही 10 से 15 दिन का वक्त गुजरता है, अब जो लड़की थी उसको दूल्हे पे शक होने लगता है। जो उसका पति था आदित्य, वो हर वक्त घर पे ही रहता था, ना कामकाज पे जाता था, ना ही कभी बाहर जाता था। अब एक दिन की बात है कि वो लड़की पूछ लेती है कि आप ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हैं, आपका कामकाज नहीं है क्या, काम वाम कीजिए, ऑफिस जाइए। तब जाकर आदित्य भड़क जाता है। वो लड़का कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब, मैं काम करूं या ना करूं, ऑफिस जाऊं या ना जाऊं, तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम घर में रहो चुपचाप और अपना काम करो। जब इतना आदित्य कहता है तो वो लड़की और एकदम से हैरान हो जाती है कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरने लगता है। अब आए दिन उन दोनों के बीच में तू मैं होने लगती है। अब जो लड़की के ससुराल वाले थे, उसकी जो जेठानी थी, सास थी, सभी झगड़ा लड़ाई करने लगते हैं। आए दिन सभी से तू मैं होने लगती है। अब लड़की को धीरे धीरे करके उस घर की असलियत पता चलने लगती है। कुछ दिनों के बाद लड़की को पता चल जाता है कि ये लड़का कुछ नहीं करता है, बस माँ जो बीजेपी की कार्यकर्ता है उसी के बल पे लोगों से पैसे लेता है और इधर उधर दबंगगिरी दिखाया करता है। लड़की को इस बात का बहुत पछतावा होता है। लड़की मायके में भी फोन करके अपने ससुराल वालों के बारे में बताती है, लड़के के बारे में बताती है कि ये लड़का तो कुछ नहीं करता है। जब लड़की के मायके वालों को पता चलता है तो वो लोग भी दंग रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। उन लोगों को भी बहुत पछतावा होता है कि इस तरह से आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन अब कर भी क्या सकते थे, वो लोग बेटी को विदा कर चुके थे, बेटी की शादी हो चुकी थी। अब वो किसी की पत्नी, किसी की घर की बहू बन चुकी थी। अब धीरे धीरे इसी तरह से वक्त गुजरने लगता है। वो लड़की अपने ससुराल में एडजस्ट करने लगती है। शादी के अब कुछ महीनों के बाद लड़की को और एक राज पता चलता है कि उसकी शादी में ससुराल वालों की तरफ से जितने भी गहने गए थे वो सारे नकली गहने थे। अब इस बात को सुनने के बाद, यह राज जानने के बाद लड़की के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब एक दिन वो अपने पति से इस बारे में कहती है कि आप लोगों ने नकली गहने क्यों दिए। इतना कहकर वो अपने पति से बहस करने लगती है। अब जो उसका पति होता है आदित्य रघुवंशी, वो कहता है कि तुम कर भी क्या सकती हो, अगर हमने नकली गहने भेजे थे, हमने तुम्हें नकली गहने दिए थे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। प्रशासन से लेकर राजनीति तक सभी जगह हमारा दबदबा चलता है, तुम कहीं भी चली जाओ हमारे खिलाफ कंप्लेन दर्ज करने के लिए, लेकिन कहीं पर भी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है।
अब जो लड़की थी और परेशान हो जाती है, घुट घुट कर उसी घर में रहने लगती है। लेकिन आए दिन उसके ससुराल वालों की तरफ से लड़की को प्रताड़ित किया जाता, उसे परेशान किया जाता। धीरे धीरे करके इसी तरह से कई महीने गुजर जाते हैं। कुछ महीने और गुजरने के बाद अब उस लड़की को ससुराल वालों के तरफ से धमकी मिलने लगी थी। लड़की की सास कहती थी कि जाओ अपने मायके वालों को कहो कि 10 लाख रुपए दे, 10 लाख रुपए देंगे तब जाकर हमारे बेटे का कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। वो लोग इस तरह से दहेज मांग रहे थे। लड़की साफ मना कर देती है और कहती है कि मेरे माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं है, ऑलरेडी मेरे माता पिता ने बहुत सारा दहेज दिया है, अब उनके पास पैसे नहीं है, वो लोग दहेज नहीं दे सकते हैं। जब लड़की इस तरह से जवाब देती है तो वो लोग लड़की के ऊपर हाथ भी उठाते हैं और लड़की के साथ मारपीट भी करते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता चला जाता है। 8 जनवरी 2024 को लड़की के ससुराल वालों के तरफ से उसे इंदौर भेजने की प्लानिंग करते हैं। एक गाड़ी में लड़की को बैठाया जाता है, उसमें उसका पति आदित्य रघुवंशी भी होता है और लड़की को सारा दिन भूखे ही रखा जाता है। गाड़ी में ना तो उसे पानी पीने के लिए दिया जाता है, ना ही कुछ खाने के लिए दिया जाता है। यहाँ तक कि गाड़ी में भी उस लड़की के साथ मारपीट की जाती है। उसका पति गाड़ी में ही उसे बहुत मारता है, यहाँ तक कि चलती गाड़ी से धकेलने की कोशिश भी किया जाता है, लेकिन लड़की को कुछ होता नहीं है। कुछ घंटों के सफर के बाद लड़की अपने घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद अब जो उसके माता पिता थे आदित्य रघुवंशी को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़का अपने ही अकड़ में था। लड़की को घर छोड़कर वापस चला जाता है। अब जो लड़की थी माता पिता के पास बैठकर बहुत रोती है, अपने ससुराल की सारी कहानी सुनाती है, लेकिन वो लोग भी मजबूर थे। एक तो बेटी की शादी हो गई थी और शादी के कुछ ही महीनों के बाद अगर बेटी इस तरह से घर आ जाए तो गांव समाज के लोग क्या कहेंगे, इसकी भी चिंता उन लोगों को होने लगती है। उसके 2-3 दिन के बाद ही लड़की के माता पिता अपने समधिन को फोन करते हैं, लेकिन वो बात करने से इनकार कर देती है। लड़के वाले बात ही नहीं करते हैं और आदित्य रघुवंशी कहता है कि अब मैं उस लड़की को अपने साथ नहीं रखूंगा, मैं अपने घर में उसे कभी नहीं लेकर आऊंगा। वो लोग बात करने से ही इनकार कर देते हैं। जब लड़की वाले देखते हैं कि अब बात नहीं बनेगी ऐसे बात करने से, क्योंकि लड़के वाले साफ रखने से इनकार कर देते हैं। अब जो लड़की थी अपने परिवार वालों के साथ चली जाती है महिला थाने में। वहां जाकर वो अपने ससुराल वाले और पति के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाती है और सारे मामले बताती है। इस मामले में पुलिस वालों ने रिपोर्ट दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई हो रही है। दोस्तों, मैं इस मामले की सच्चाई की पुष्टि नहीं करती हूँ कि उस लड़की ने जो आरोप लगाए हैं वो सच है कि झूठ। इसकी सच्चाई पुलिस जरूर सामने लाएगी। इस कहानी में सभी पात्र के नाम बदल दिए गए हैं। मेरा मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरे पिछले वीडियोस में जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। असलम साद गोपालगंज बिहार से, मुकेश कुमार रजक कोटला नई दिल्ली से, संजय बहादुरगढ़ हरियाणा से, अबू सैफ अंसारी कुवैत से, आयुब अंसारी यूपी से, शिवनंदन सिंह, यूएस तिवारी हर्ष तिवारी उत्तर प्रदेश से, जय सिंह सोनीपत हरियाणा से, सुरजीत सिंह यूएसए से, मोहम्मद अहमद मोंटी चंडीगढ़ से, हिमेश धीमन पटियाला पंजाब से, मास्टर शरीफ नगीना टेलर वजीराबाद दिल्ली से, एमटी आलम अररिया बिहार से, मोहम्मद नसीम कोटला पाकिस्तान से। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।